स्टार आईक्यू में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो सोर्स होगा वो होगा लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। हम लोग आज जो है कार्यपालिका से स्टार्ट कर रहे हैं। कार्यपालिका जो संघ कार्यकारिणी यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसके अंडर कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, वाइस प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर। ये सब के सब संघ कार्यकारिणी यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के भाग हैं। ठीक है, और इन सब का जो जिक्र है वो संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक किया गया है। भाग नंबर 5 में, यानी कि भाग नंबर 5 में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक संघ कार्यकारिणी यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे पूरे भारत देश के मुखिया होते हैं, संवैधानिक मुखिया होते हैं। ठीक है, संवैधानिक मुखिया अगर आ जाए तो राष्ट्रपति, अगर वास्तविक जो मुखिया आ जाए तो प्रधानमंत्री। ठीक है, और जो हमारे देश के पहला नागरिक होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्र की जो एकता है उसके प्रतीक होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। जिस तरीके से अपने घर परिवार के अंदर हमारे दादा होते हैं, पापा जी होते हैं, तो क्या होता है कि उनके नाम से ही जो है हम लोगों को जाना जाता है। ठीक है, सारे के सारे उनके नाम से जानते हैं, गांव में शहर में जो भी है सारे के सारे उनके नाम से जानते हैं। जो पूरे परिवार की जो एकता है उनका प्रतीक कौन, उसका प्रतीक कौन हुआ? हमारे पापा या हमारे दादा जो हमारे घर के मुखिया हैं। उसी तरीके से हमारी पूरी कंट्री के जो मुखिया हैं, पूरी कंट्री का जो प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, वो राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, हम जैसे आम जनता, आम लोग राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवाते, मतलब हम उसके अंदर भाग नहीं लेते। जैसे हम लोकसभा के लिए वोट करते हैं वैसे हम प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते। तो इसका प्रोसीजर जो है अलग होता है। जैसे इलेक्टोरल कॉलेज जो है, निर्वाचक मंडल है, इसके अंदर भाग लेता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन आते हैं? निर्वाचक मंडल किस किस से मिलकर बना है वो देखिए। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद यानी कि दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, उन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। नंबर 2 पर राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य हैं हमारे भारत देश में, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। और नंबर 3 पर दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदन, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए, राज्यों की विधानसभा है यानी कि एमएलए के जो वोट है, एमएलए के वोटों का मूल्य गिना जाता है, सबका एक जैसा नहीं होता। जिस तरीके से आप लोकसभा के अंदर वोट करते हैं, हम सबका, भारत के जितने भी नागरिक हैं, सबके वोटों का मूल्य एक ही होता है। उसी तरीके से एमपी और एमएलए के वोटों का मूल्य एक नहीं होता है। ठीक है, उनका मूल्य जो है निकाला जाता है। जैसे एमएलए के वोट का मूल्य कैसे निकलता है वो देखिए। राज्य की कुल जनसंख्या, देखिए कोई भी पर्टिकुलर को राज्य ले लीजिए, उसकी कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुणा में 1/1000। ठीक है, देखिए अगर इस तरीके से वोट का मूल्य नहीं निकाला जाता तो भेदभाव होता। जो ज्यादा जनसंख्या वाले हैं उनके वोटों का मूल्य जो है ज्यादा हो जाता एमएलए का। ठीक है, और जो कम जनसंख्या वाले राज्य हैं उनका कम हो जाता। ठीक है, इस तरीके से तो ये एक फॉर्मूला बनाया गया जिससे जो है भेदभाव को मिटाया जा सके। एमएलए के वोट का मूल्य जो है इक्वल रखे, सबका इक्वल इन द सेंस की जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, तो राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसके डिवाइडेड बाय में राज्य विधानसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे उनकी कुल संख्या और गुणा में 1/1000, ये एक एमएलए, एक विधायक के वोट का मूल्य निकल जाता है। ठीक है, और जो जनसंख्या है, जनसंख्या ली जाती है, इसका बेस लिया जाता है 1971 की जनगणना। ठीक है, अब 1971 की जनगणना क्यों इसका बेस? उसके बाद तो और भी जनगणनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, ये क्यों ली जाती है? क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी का टाइम था, उस टाइम पे क्या हुआ कि सरकार ने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए
ठीक है, कुछ जो है कानून चलाए हैं, कुछ भी जो है लोगों के बीच में संदेश पहुंचाए हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो केरल जैसा राज्य है, जैसे जो साउथ में जो स्टेट्स हैं हमारे, उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छे ढंग से जनसंख्या को कंट्रोल किया। ठीक है, लेकिन उत्तर भारत के अंदर वो सब नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसके अंदर तो कंट्रोल हो गया, साउथ इंडियन ने तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन नॉर्थ वाले तो नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि एमएलए के वोट का मूल्य है तो साउथ वालों में कम हो जाएगा। अगर इक्वल ही लिया तो सबका आगे जो जनसंख्या जैसे कम हुई, तो उस अगर अब की जनसंख्या पे अगर हम लोग निकालेंगे तो उन्होंने तो कंट्रोल किया था, तो उनके तो एमएलए के वोट का बहुत कम मूल्य हो जाएगा इस हिसाब से। तो ठीक है, क्योंकि उनके एमएलए कम हो जाएंगे। इसी तरीके उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो कहा गया कि जो 1971 के अंदर जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से एमएलए के वोट का मूल्य निकाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो पॉजिटिव काम किया था। ठीक है, उन्होंने तो देश में भागीदारी निभाई थी कि हमने जनसंख्या को कम किया है। ठीक है, तो उन्होंने तो पॉजिटिव काम किया तो प्रोटेस्ट तो करेंगे भाई, उनके वोट का मूल्य कम मतलब कैसे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है एमएलए के वोट का मूल्य निकाला जाता है। उसके बाद एमपी के वोट का मूल्य यानी कि एक संसद के वोट का मूल्य कैसे निकाला जाएगा, सभी राज्य जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के विधायकों के वोटों का कुल मूल्य, ठीक है, डिवाइडेड बाय में संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी कुल संख्या। यहाँ भी मनोनीत नहीं आएंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, इस तरीके से एमपी के वोट का मूल्य निकल जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे हम लोकसभा के लिए वोट करते हैं, ठीक है, और जो क्या कहते हैं वोट होता है हमारा, वो हम किसी एक को ही देते हैं। ठीक है, किसी भी एक इंसान को हम लोग वो हमारा जो है मत देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन सबको एक बंदा वोट देता है। ठीक है, एक बंदा उन सबको वोट देगा, लेकिन वो देगा थोड़े अलग ढंग से, वो देखेंगे आप। उसके लिए क्या होगा कि एक उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा सुरक्षित करना पड़ेगा, यानी कि जो वोट मिले हैं उनका एक सुरक्षित कोटा जो है उसको सुरक्षित करना पड़ेगा, तभी जाके उसके लिए आगे प्रोसेस बढ़ाई जाएगी। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, देखिए जितने भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं उनको एक एक पेपर दे दिया जाएगा, एक एक बैलेट पेपर दे दिया जाएगा। उम्मीदवारों के नाम होंगे और उस उम्मीदवारों के जो नाम होंगे उस पेपर के अंदर, तो जो सदस्य है जो चुनाव के अंदर भाग ले रहा है तो वो क्या करेगा, पहले प्रेफरेंस देगा किसी एक को। जैसे ये है ना एप्पल, यहाँ पे तो खरबूजा तरबूजा ले रखा है। ठीक है, वहां पे राष्ट्रपति के नाम होंगे। ठीक है, एप्पल के अंदर जैसे देखो इसने पहले प्रेफरेंस दी है। इसका कहना ये है कि एप्पल जो है मेरे लिए सबसे अच्छा राष्ट्रपति होगा, मतलब कि मैं जो प्रेफरेंस देता हूँ वो एप्पल को देता हूँ सबसे पहले। फिर अगर एप्पल भी नहीं बनता है तो मेरी दूसरी प्रेफरेंस जो है जाती है वाटरमेलन के लिए। ठीक है, वाटरमेलन के लिए प्रेफरेंस नंबर 2। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगर वाटरमेलन भी नहीं बनता है जो है राष्ट्रपति, तो मेरी तीसरी जो प्रेफरेंस है वो जाती है बनाना को। ठीक है, इस तरीके से एक इंसान सभी के लिए वोट करेगा, प्रेफरेंस देगा कि पहले नंबर पर ये होना चाहिए मेरे हिसाब से राष्ट्रपति, दूसरे पे ये होना चाहिए, अगर दूसरा वाला भी नहीं होता तो तीसरे पे ये होना चाहिए। इस तरीके से ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, चलिए, पहले चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार इस चरण में आवश्यक कोटा सुरक्षित करता है तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। ठीक है, अन्यथा वोटों के हस्तांतरण की प्रक्रिया गति में निर्धारित होती है। पहली वरीयता के वोटों की कम से कम संख्या हासिल करने वाले उम्मीदवार के मत पत्रों को रद्द कर दिया जाता है। ये बात है कि अगर पहली वरीयता के जो वोट हैं वो कम से कम अगर संख्या जो है हासिल करता है, कोई भी उम्मीदवार है राष्ट्रपति के लिए, अगर वो कम से कम संख्या जो है हासिल करता है सबसे, तो उसके मतपत्रों को रद्द कर दिया जाएगा और जो दूसरी बार में जो प्रेफरेंस दी गई है उसके जो है वोट उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा सभी दूसरे राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार है उनके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी शंका आती है, कोई विवाद आता है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाता है। मान लो कोई भी विवाद हो चुका है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध,
तो उनके जो विवादों की जांच है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, कोई भी बंदा इन द सेंस के आम लोग तो नहीं जा सकते, जो उसके चुनाव में भाग लेते हैं वही जाएंगे। तो वो गए और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उनका कोई विवाद है तो वो कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को कि ये जो है इनवैलिड हुआ है चुनाव, या फिर कुछ और बात है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देगा वही अंतिम रूप से माना जाएगा। और ये जो विवादों की जांच होगी ना, इसके लिए 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि निर्वाचन जब हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही मतलब कि किसी को शिकायत लेके जाने का हक है। ये नहीं कि 1 साल हो गया राष्ट्रपति को बने हुए और आप जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज नहीं होगी, सिर्फ 30 दिन का टाइम होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अधूरा था। ठीक है, बाद में ये नहीं कहा जाएगा कि निर्वाचक मंडल के सदस्य जो है वो पूरे नहीं थे। जितने सदस्य होंगे उन्हीं के हिसाब से जो है राष्ट्रपति का, तो इसके बारे में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं सुनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो राष्ट्रपति कोई व्यक्ति है, राष्ट्रपति के लिए जो है उम्मीदवार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। मान लो उसका निर्वाचन, यानी कि कोई राष्ट्रपति बन गया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसका जो है निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया, इनवैलिड कर दिया। ठीक है, तो जब तक उसने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है तो उसका जो कार्य होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, वो मान्य होगा, और वो जो कानून लागू हुए हैं, जो भी उनके हस्ताक्षर के से कानून लागू हुए हैं वो लागू रहेंगे। ठीक है, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसके निर्वाचन को अगर शून्य घोषित कर दिया तो उसके बाद जो है मान्य होंगे, उसके बाद तो हटा ही दिया जाएगा। लेकिन जो उससे पहले मान लो अगर 15 दिन कोई राष्ट्रपति रहा तो 15 दिन के बाद अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय ने उनके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया, ठीक है, तो जो 15 दिन उन्होंने किसी भी कोई भी कानून पास हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है, तो वो सारे लागू रहेंगे और वैलिड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव का चयन क्यों किया है। राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव तो नहीं होते, हम लोग तो नहीं करते, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव का चयन क्यों किया है? क्योंकि जो संसदीय प्रणाली है, जो हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके अंदर राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव ही होता है। ठीक है, संविधान के अंदर लिखा गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, नंबर 2, केवल एक नाम मात्र का कार्यकारी होता है। राष्ट्रपति तो केवल एक नाम मात्र का कार्यकारी होता है, सारा काम तो कौन करता है? प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद करती है। चलती तो इनकी है, वास्तविक हेड तो प्रधानमंत्री है। इसलिए प्रधानमंत्री को हम लोग चुनते हैं, यानी कि जिस पार्टी को हम लोग वोट देते हैं, जो बहुमत से पास होते हैं, उनका लीडर जो प्रधानमंत्री बनता है। तो डायरेक्ट ये तो हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो तो सिर्फ नाम मात्र का हो गया। ठीक है, तो इसलिए लोगों द्वारा जो सीधे चुने जाने के लिए अगर राष्ट्रपति आते हैं, मान लो अगर लोगों द्वारा सीधे राष्ट्रपति चुने जाने और उन्हें कोई वास्तविक शक्ति जो है नहीं देने के लिए यह विसंगति होगी। मतलब अगर मान लो लोगों द्वारा सीधे राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो और उनको कोई वास्तविक शक्ति भी नहीं मिलती है, तो लोकतंत्र कहाँ का हुआ? ठीक है, अगर वास्तविक शक्ति नहीं मिली तो लोग वोट करके करेंगे क्या? तो इसीलिए राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद योग्यता देखी जाती है। ठीक है, यूं तो है नहीं कि कोई भी राष्ट्रपति बन गया, तो योग्यता देखेंगे। योग्यता क्या होगी? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी सरकारी जो सैलरी है वो नहीं लेना चाहिए उसको। ठीक है, पहले मतलब किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और जो है ये जो भी उम्मीदवार आगे आएगा राष्ट्रपति के लिए, उसको 15,000 रुपए की जमानत जो राशि है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर जमा करवानी पड़ती है। ठीक है, और अगर 1/6 वोट, यानी कि 1/6 वोट को भी अगर वो सुरक्षित करने में विफल हो जाता है तो उसकी जो ये सुरक्षा जमा है जो 15,000 रुपए, इसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, 1/6 वोट भी अगर वो हासिल नहीं कर पाया तो उसकी जो जमानत राशि है उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मेन चीज क्या है कि 50 मतदाता जो है प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि प्रस्ताव लाने वाले होने चाहिए भी ये बंदा जो है राष्ट्रपति होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो 50 जो है प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्ताव लाने वाले, प्लस दूसरे मतदाता जो है 50 मतदाता ऐसे होने चाहिए जिनकी उसको सदस्यता मिल सके, जो कहें कि हाँ भाई ये राष्ट्रपति है, होगा। ठीक है, सदस्यता मिलनी चाहिए 50 की, तभी जाके वो एलिजिबल होगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, उसके बाद शपथ। अब राष्ट्रपति जो है अपने ऑफिस में या अपने काम पर जाने से पहले, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले शपथ लेते हैं, आप सभी को पता है। तो शपथ किसके सामने लेते हैं? वो मुख्य न्यायाधीश के सामने। मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश क्या कहते हैं प्रेजेंट नहीं है वहां पर, तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वो उनको शपथ दिलाएंगे। इस शपथ क्या क्या लेते हैं कि कार्यालय को ईमानदारी से निष्पादित करेंगे, संविधान और कानून का संरक्षण, रक्षा और बचाव करेंगे, भारत के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर देंगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें क्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कार्यालय जो होता है राष्ट्रपति का, उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, वो है उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भी जिस दिन से वह राष्ट्रपति बना है, जिस दिन से उसने ऑफिस संभाला है, उसी टाइम से उसको किसी भी सदन का अगर वह सदस्य है या फिर राज्य विधानसभा सदस्य, तो वो जो पद है उसको त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, लाभ का कोई दूसरा कार्यालय नहीं रखना है उसको। ठीक है, और जैसे राष्ट्रपति भवन है उसका अधिकार है बिना किसी किराए के, यानी कि उसका कोई खर्चा नहीं देना पड़ता, आधिकारिक निवास है उसका, ऑफिशियल है। ठीक है, तो वो चीज जो है उसका हक है। ठीक है, और जो भत्ते हैं और विशेषाधिकार है जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उनका जो है राष्ट्रपति हकदार होता है। ठीक है, और मान लो कोई राष्ट्रपति है, कार्य कर रहा है, तो उसके जो है कार्यकाल, मान लो 5 साल है ना, जो 5 साल जो कार्यकाल है, उसके अंदर वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते। अगले राष्ट्रपति के लिए संसद जो है संशोधन करके कर सकती है, लेकिन वेतन और भत्ते इस राष्ट्रपति के लिए कम नहीं किए जा सकते, जो चल रहा है प्रेजेंट के अंदर, जो उस टाइम के अंदर चल रहा है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो कई विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा हकदार हैं, मतलब कि बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं और अपने खुद की भी रक्षा करने के लिए जो है वो हकदार है। कैसे कि अगर मान लो उनसे कोई क्राइम हो जाता है तो उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना ही उनको कैद किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल अगर उन्होंने कोई क्राइम कर दिया, तो 2 महीने के नोटिस के बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पहले 2 महीने पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का कार्यकाल होता है, जिस दिन से वो अपने ऑफिस के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद ठीक है, अगर मान लो उनको इस्तीफा देना है, इस्तीफा देंगे तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति को वो अपना इस्तीफा देंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी को 5 साल से पहले हटाना है, तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा सकते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो 5 साल तक कार्यकाल पूरा हो किसी राष्ट्रपति का और किसी कारणवश जो है दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है, ठीक है, तो जब तक दूसरा जो राष्ट्रपति नहीं आ जाता है, तो वही जो पहले राष्ट्रपति ना, वही जो है कार्यकाल अपना पूरा करते रहेंगे। पूरा इन द सेंस कि 5 साल तो हो चुके हैं, यानी कि अगले जब तक राष्ट्रपति नहीं आएंगे तब तक वही जो है उस पद पर बने रहेंगे, वही काम करते रहेंगे एक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, उस टाइम उपराष्ट्रपति वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, उस टाइम पर राष्ट्रपति के जब उपराष्ट्रपति नहीं आएंगे, उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ वही राष्ट्रपति जो है काम करते रहेंगे जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ओके, उसके बाद है वह उस कार्यालय में फिर से चुनाव के लिए भी पात्र, यानी कि भारत के अंदर कितनी भी बार एक बंदा राष्ट्रपति बन सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। ठीक है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार, ठीक है, 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता। उसके बाद है राष्ट्रपति का महाभियोग। अब महाभियोग कैसे चलता है, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती, वो देखिए। अगर मान लो संविधान का कोई उल्लंघन कर दिया है,
ठीक है, कोई कमी आ गई है राष्ट्रपति के अंदर, तो जो है किसी भी सदन के सदस्यों को लगता है कि इसको हटाना है, इस राष्ट्रपति को हटाना है, तो वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाएंगे। ठीक है, और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसका जो ये आरोप लगाते हैं वो किसी भी संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाए जा सकते हैं, इनकी संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग के आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि जिस सदन ने आरोप लगाए हैं उस सदन के 1/4 सदस्यों के जो है हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, और 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद मान लो 1/4 के साइन हो गए। ठीक है, उन्होंने महाभियोग का जो है आरोप लगा दिया। उसके बाद क्या होगा कि उस सदन के 2/3 बहुमत से जो है वो प्रस्ताव जो है पारित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी आरोपों की जांच होती है। जांच होने के बाद उस सदन के भी 2/3 बहुमत से जो है महाभियोग प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है। उस सदन के भी 2/3 जो है बहुमत मिलना जरूरी है, तब जाके राष्ट्रपति को उस तिथि से अपने कार्यालय से हटा दिया जाता है जिस दिन वह प्रस्ताव पारित हो जाता है। इनके दोनों सदनों का जो है जरूरी है 2/3 सदस्य। ठीक है, 2/3 जो है सदस्यों को साइन करना पड़ता है। उसके बाद संसद के अंदर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो एक अर्ध न्यायिक है, यानी कि आधा ही न्याय है। आधा न्याय कैसे है कि संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब तो भाई निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते थे। अब क्या हुआ, अब मनोनीत भी आ गए, हटाने के लिए तो मनोनीत भी आ गए। ठीक है, जब उसका चुनाव हो रहा था तब मनोनीत नहीं आते हैं, मनोनीत सिर्फ उसको हटाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ मनोनीत सदस्य और संसद के दोनों सदनों के, यानी कि किसी भी सदन के, ठीक है, मनोनीत और निर्वाचित तो दोनों सदस्य इसके अंदर भाग ले सकते हैं और कोई इसके अंदर भाग नहीं लेगा। दिल्ली पुदुचेरी हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा ही हो, कोई भी राज्य हो, उसके ना निर्वाचित भाग लेंगे ना जो है मनोनीत भाग लेंगे, कुछ भी भाग नहीं लेगा। सिर्फ और सिर्फ भाग कौन लेंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य में से कोई भी भाग ले सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ संसद के महाभियोग के अंदर मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति। अब जो है रिक्ति कैसे हो जाती है, यानी कि पद खाली कैसे होगा, या तो उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका हो, या फिर इस्तीफा दिया उन्होंने, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया गया हो, या फिर उनकी मृत्यु। ठीक है, या फिर पद संभालने के वो अयोग्य हो, उसका जो चुनाव है वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और जब मान लो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा हो जाता है, निष्कासन किसी भी तरह से उनकी रिक्ति हो जाती है पद की, तो 6 महीने के भीतर भीतर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव होना जरूरी है। ठीक है, और जो चुनाव होगा और जो नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष आएगा, जो राष्ट्रपति आएगा, नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष जो राष्ट्रपति आएगा, तो उसका जो पद होगा ना, जब से वो निर्वाचित जिस तिथि से होगा उस तिथि से 5 साल तक उसका कार्यकाल चलेगा। ये नहीं है कि अगर मान लो एक राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और उसके जितना उसका टाइम रहता है उस तक रहेगा नवनिर्वाचित, नहीं, वो अपने पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो रिक्ति हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पहले मैंने बताया था कि अगर मान लो 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया और फिर भी उसके अंदर योग्यता है राष्ट्रपति के अंदर और किसी कारणवश कोई भी जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, तो राष्ट्रपति ही काम करता रहेगा अगले राष्ट्रपति तक। लेकिन अगर रिक्ति ही हो गई, किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या निष्कासन हो गया, तो कौन काम करेगा अगले राष्ट्रपति तक, उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर मान लो उपराष्ट्रपति का पद भी ना हो, पद भी रिक्त हो, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और जो ये कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति हो या न्यायाधीश हो, कोई भी हो, तो जो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा तो उनको राष्ट्रपति के जो है इक्वल ही सारी की सारी शक्तियां मिलेंगी उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। ये हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहिए।